खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदा। ये दास्तान उस लड़की की है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि खुद उस लड़की की जिंदगी में क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि उस लड़की से अक्सर सोनू नाम का एक लड़का क्यों मिलने आता है। क्या करूं, रात भर तुम्हारी यादों में तड़पता रहा और जैसे ही सुबह हुई तुम्हारे पास चला आया। बंद कमरे की ये कहानी किसी को नहीं मालूम थी और कोई ये भी नहीं जानता था कि सोनू के घर से जाने के बाद उस लड़की से मिलने सोनू का ही एक दोस्त संदीप क्यों पहुंचता है। हाय स्वीटहार्ट, मैं सही वक्त पे पहुंचा हूं ना? वक्त यूं ही गुजर रहा था और इसके साथ ही बंद कमरे का वो राज भी एक राज था। वो लड़की सोनू और संदीप दोनों को चाहती थी, दोनों से प्यार करती थी, लेकिन एक रोज उसकी जिंदगी में कैसे सोनू और संदीप के ही जिगरी दोस्त जोगिंदर की भी एंट्री हो गई। लोगों को इस बात का भी पता नहीं चला। जानती हो, मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मामला यूं ही दुनिया की नजरों से बचकर चल रहा था। वो लड़की एक साथ 3 लड़कों से प्यार कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसके तीनों आशिकों को अपनी माशूका के बारे में पता नहीं था। लड़की को चाहने वाले तीनों लड़के सोनू, संदीप और जोगिंदर गहरे दोस्त थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी माशूका उन तीनों को ही धोखा दे रही है, प्यार के नाम पर उन तीनों के ही दिलों से खेल रही है। और एक रोज जब उन 3 दोस्तों के सामने उस लड़की की हकीकत का खुलासा हुआ तो शुरू हुई मौत की साजिश की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी टहल जाएंगे। तारीख थी 8 जुलाई 2012। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि एक सुनसान इलाके में एक लड़के की अधजली लाश पड़ी है। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस तहकीकात के लिए मौका वारदात पर पहुंच गई और फिर शुरुआती तफ्तीश के बाद ही यह भी साफ हो गया कि यह मामला कत्ल का है। यही नहीं, जल्द ही पुलिस ने लाश की भी शिनाख्त कर ली और फिर पता चला मरने वाला शख्स गुड़गांव का रहने वाला जोगिंदर है। एक कॉल आई कि एक डेड बॉडी हाफ बर्न स्थिति में ढांसा के आगे एक सारंगपुर गांव है, उसके सामने नहर के पास पड़ी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम उसकी तलाशी ली गई। प्राइमा फेसाई देखते ही हम समझ गए कि यह मर्डर का केस है। तमाम चीज़ें चेक करने के लिए कस्टम सर्च जब डिसीज का लिया गया, उससे कुछ चीज़ें मिली जिससे कि उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। अपनी जांच के बाद पुलिस ने जैसे ही मरने वाले शख्स जोगिंदर की लाश की शिनाख्त की, उसके कातिलों की भी तलाश शुरू हो गई। पुलिस जांच के दौरान मिले एक एक सबूत को कड़ी दर कड़ी जोड़ रही थी और उसी दौरान जब पुलिस ने जोगिंदर के मोबाइल के कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला उसे अंतिम बार उसके ही जिगरी दोस्त सोनू और संदीप ने फोन किया है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस सोनू और संदीप तक पहुंच गई। शुरू में तो दोनों जोगिंदर की हत्या के मामले से अनजान बनते रहे, लेकिन सख्ती बरतते ही दोनों ने सारी हकीकत बयां कर दी। सोनू और संदीप ने पुलिस को बताया, सर हम दोनों जिस लड़की से प्यार करते थे, जोगिंदर भी उसी लड़की को चाहने लगा था। वो अक्सर उससे मिलता रहता था और इसी वजह से उस लड़की ने हम दोनों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बस इसी बात से खफा होकर हमने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। सोनू और संदीप ने पुलिस को बताया कि जोगिंदर को ठिकाने लगाने के लिए पहले तो उन दोनों ने उसे जमकर शराब पिलाई और फिर चुपके से शराब में नींद की गोली मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही जोगिंदर ने अपना सुध-बुध खोया, उन दोनों ने अपने एक तीसरे दोस्त प्रेम के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को एक सुनसान इलाके में फेंक कर जला दिया और फिर तीनों वहां से फरार हो गए। जब इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस हुआ तो कोई राजीव कॉलोनी में 2 लड़के थे जो कि
जिस किसी लड़की के प्रति आसक्त थे, और ये भी द डिसीज्ड को भी वो कहे, जैसा कि उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये भी आसक्त था और ये काफी आगे बढ़ चुका था। हम लोग और इसी कारण से उन लोगों ने ये साजिश रची। एक तो इंटॉक्सिकेंट डाला हुआ था दारू के अंदर ही, जिसके कारण ये होशो हवास नहीं था, और वहां पर पहले से ये पेट्रोल एक बोतल लेकर आए थे। पेट्रोल डाल के इन लोगों ने आग लगाई और उसके बाद ये वहां से चले आए। पुलिस के मुताबिक सोनू और संदीप ने तो यही सोचा था कि वो जोगिंदर की लाश को जलाकर उसकी पहचान मिटा देंगे, लेकिन फिर उनके खूनी खेल की यह कहानी भी अनसुलझी रह जाएगी। लेकिन दोनों ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और फिर पुलिस ने जोगिंदर की लाश की शिनाख्त होते ही सोनू और संदीप के साथ ही कत्ल में शामिल इनके दोस्त प्रेम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तीनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि इन्हें इनके किए की सजा दिलाई जा सके। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। अभिनेत्री लैला खान मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा में एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत के रिपोर्ट की गूंज सुनाई दी। इस रिपोर्ट में 6 महीने पहले ही ये आशंका जताई गई थी कि इस बंगले में लगी आग के पीछे कोई न कोई साजिश है। विधानसभा के विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने उमेश कुमावत का नाम लेते हुए कहा कि जब ये रिपोर्ट उमेश कुमावत ने दिखाई थी तो उसके बाद क्या पुलिस सोई हुई थी? जी हां, मुंबई पुलिस ने जिस फार्म हाउस से 6 नरकंकाल बरामद किए हैं, उसी फार्म हाउस पर 6 महीने पहले पहुंची थी एबीपी न्यूज की टीम। तारीख थी 28 जनवरी 2012। तब एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार की गुमशुदगी से जुड़े रहस्यों की पड़ताल करने इगतपुरी के इन जंगलों में पहुंचे थे। मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर इन्हीं जंगलों में बने अपने फार्म हाउस में लैला खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ आखिरी बार देखी गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत के जरिए पहली बार पूरे देश ने देखा था लैला खान का ये फार्म हाउस। रहस्यमय तरीके से 1 साल पहले गायब हुई लैला खान की कहानी का सबसे एक अहम जगह यह है, यह इगतपुरी का उसका बंगला है जो एकदम वीराने में है। एक जंगल में ये है लैला खान का बंगला, लैला खान का फार्म हाउस है ये। और ये सबसे अहम जगह इसलिए है क्योंकि सबसे आखिरी बार लैला खान को यहीं पर देखा गया था, और यहाँ पर देखे जाने के बाद वो किसी को नहीं दिखी और यहीं से वो लापता हो गई। एबीपी न्यूज के कैमरे में उस वक्त इस फार्म हाउस की जो तस्वीरें कैद हुई थी वो किसी खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि फार्म हाउस जला हुआ था। तब एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने फार्म हाउस में लगी आग के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई थी। इस वक्त अगर देखेंगे तो कोई नहीं है। जब से वो लापता हुई है इस फार्म हाउस पे कोई नहीं है। ये फार्म हाउस है और पूरी तरह से खुला हुआ है। जब से वो गायब हुई है यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, इसलिए पूरा बंगला जो है, जो फार्म हाउस है, वो खाली पड़ा हुआ है। लगता है कि चोर या उचक्के आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर तोड़ा भी है, इस कांच को भी तोड़ा हुआ है। अंदर घुसने की लोगों ने कोशिश भी की है। सारा सामान जो है यहाँ का वो ऐसे लगता है जहाँ से जैसे चोर उचक्के यहाँ से उठा के लेके गए हो। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आग लगी थी इस बंगले में, और कहा जाता है कि जब वो लापता हुई थी उसके बाद यहाँ पर करीब 15 दिनों के बाद यहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग गई और यहाँ का सामान जल गया। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। उमेश कुमावत की इस रिपोर्ट के 6 महीने के बाद इस फार्म हाउस में मिले हैं 6 कंकाल। पुलिस का मानना है कि फार्म हाउस में मिले वो कंकाल लैला खान और उसके परिवार वालों के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अब पुलिस ये भी मान रही है कि लैला खान और उसके परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले परवेज टाक ने ही कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद फार्म हाउस में आग लगाई थी। After the murder, because there were a lot of blood stains all over the place, they first put those mattresses, pillows, clothes, so many things, whatever was soaked with blood, into that pit, and then they set that farmhouse on fire. They had a generator set, a DG set out there because they still had not got electricity connection in that farmhouse. They had applied for it. So with the diesel available there, they spilled it all over the place and they set it on fire. This was essentially with a view to destruction of evidence.
So besides section 302 of murder, we will also be adding section 201 for destruction, willfully destroying evidence. 6 महीने पहले एबीपी संवाददाता उमेश कुमावत की जिस रिपोर्ट को मुंबई पुलिस ने संजीदगी से नहीं लिया था, उसी रिपोर्ट का जिक्र अब महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ है और उमेश कुमावत के काम की तारीफ हुई है। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उमेश कुमावत ने जब लैला के जल चुके बंगले को दिखाया था, तब मुंबई पुलिस कहां थी? उसी वक्त बंगले में लगी आग की तफ्तीश क्यों नहीं हुई? और उसी समय एक चैनल जो स्टार न्यूज चैनल है, उसने 26 जनवरी को जो इगतपुरी का उसका फार्म हाउस है जलते हुए दिखाया गया था और वहां का खुदकाम भी दिखाया गया था। उसी समय अगर पुलिस ने इसकी छानबीन करती थी तो इतना समय इसको नहीं लगता था। पुलिस के निग्लिजेंस के कारण इतना समय लगा और वहाँ जो लैला खान की हत्या हुई उसमें पुलिस ने ये मिसिंग केस है करके इस पे गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए प्रकरण बढ़ते गया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने उमेश कुमावत की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 6 महीने पहले ही मुंबई पुलिस ने फार्म हाउस में लगी आग की तफ्तीश शुरू कर दी होती तो लैला और उसके परिवार के कत्ल का राज सामने आने में इतना वक्त नहीं लगता। 9 फरवरी 2011 को लैला और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। जब इस रिपोर्ट पर हम काम कर रहे थे तब मुझे उसके फार्म हाउस और वहां पर लगी आग के बारे में पता चला। जब हम उसके फार्म हाउस पर पहुंचे थे तब हमारे दिमाग में सवाल आया कि इतने सुनसान इलाके में फार्म हाउस है, वहां पर आग कैसे लग सकती है, जहां पर इलेक्ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आग शॉर्ट सर्किट से लगती है। और इसी पर सवाल उठाते हुए हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस आग पर हमने उस वक्त भी सवाल उठाए थे और ये बात साबित हो चुकी है कि ये आग सबूत नष्ट करने के लिए लगाई गई थी और वो भी हत्या के बाद के सबूत नष्ट करने के लिए। एबीपी संवाददाता उमेश कुमावत ने फार्म हाउस में तफ्तीश के दौरान पाया था कि इस आग के पीछे साजिश हो सकती है, लेकिन तब पुलिस ने आग लगने की रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी और अब ये साबित हो गया कि लैला की मौत और आग के बीच संबंध था। एबीपी न्यूज ने हमेशा की तरह आपको आगे रखा और सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाई। लैला खान को पसंद थी बिल्ली। लैला खान के पास थी 2 बिल्ली। लैला की उन्हीं बिल्लियों ने किया उसके कातिल का खुलासा। जी हाँ, 1.5 साल तक जिस लैला खान की मौत एक रहस्य बनी रही, अब उस मामले में हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों के कत्ल का राज खोला 2 बिल्लियों। जी हाँ, उन 2 बिल्लियों ने जिसे लैला खान ने पाला था। लैला अपनी उन बिल्लियों से बेहद प्यार करती थी। वो बिल्लियां हर वक्त लैला के साथ ही रहती थी, लेकिन किसे पता था कि एक रोज वही बिल्लियां लैला और उसके परिवार का कत्ल करने वाले के चेहरे को बेनकाब कर देंगी। इगतपुरी की इन्हीं खूबसूरत वादियों में अपने फार्म हाउस में अपने बिल्लियों के साथ लैला रहती थी। जब परवेज जम्मू पुलिस के सामने पकड़ा गया तब उसने उनको ये बयान दिया था कि लैला जम्मू आई थी और वो वहां से दुबई चली गई। ये परवेज का पहला बयान था। तब इगतपुरी में उसके लापता होने का मामला दर्ज था, इसलिए नासिक ग्रामीण की पुलिस परवेज की पूछताछ के लिए जम्मू पहुंची और वहां पर पुलिस ने उसको पूछा कि अगर लैला दुबई गई है तो उसके साथ जो बिल्लियां रहती थी, जिनको वो बहुत प्यार करती थी, वो बिल्लियां कहां चली गई है। तब उसने कहा कि वो बिल्लियां भी उसके साथ यहां पर आई थी। तब पुलिस ने पूछा कि उसकी बिल्लियां कहां हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसकी बिल्लियों को इगतपुरी में ही देखा है। तब परवेज को जवाब देते न सूझा, वो डर गया, घबराया और उसके बाद जम्मू पुलिस ने जब उसकी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लैला और उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है। यानी कि परवेज का सबसे पहला झूठ पकड़ा गया बिल्लियों की वजह से। वो बिल्लियां जिन्हें लैला बहुत प्यार करती थी और उन्हीं बिल्लियों की वजह से खुला लैला के कत्ल का राज। लैला की 2 बिल्लियों ने उसके कत्ल के आरोपी परवेज टाक के झूठ को पुलिस के सामने बेनकाब कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जांच में पुलिस को पता चला था कि लैला अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी।
वो उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखती थी। इसीलिए परवेज ने जब पुलिस को यह बताया कि लैला दुबई चली गई है, तो पुलिस ने उससे उसकी बिल्लियों के बारे में भी पूछा। लेकिन परवेज का जवाब सुनकर पुलिस को कुछ शक हुआ और फिर उसी शक की बिना पर जब पुलिस ने छानबीन की तो लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों के कत्ल का राज उजागर हो गया। सनसनी के लिए मुंबई से उमेश कुमावत की रिपोर्ट। यह है गाजियाबाद का नामी नरेंद्र मोहन अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए पहुंचा था एक परिवार। पहचान छिपाने के लिए हम आपको पति पत्नी के इस जोड़े की सूरत नहीं दिखा सकते, लेकिन गाजियाबाद के नामी अस्पताल में इनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी पूरी दास्तान हम आपको जरूर बताएंगे। इस औरत की माने तो ये अपनी भाभी के साथ परिवार के एक बच्चे का इलाज करवाने के लिए यहाँ आई हुई थी। वो बच्चा अस्पताल में भर्ती था। रात के वक्त ये औरत अपनी जेठानी के साथ अस्पताल के वेटिंग रूम में सो रही थी। तभी वहां रोशन नाम का एक गार्ड आया और उसने दोनों औरतों के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। सुपरवाइजर जो था वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा। क्या किस तरह से, मतलब कोई गलत काम करने की कोशिश की? हाँ जी। क्या करने की कोशिश? वो सच्ची मेरे सूट उठाने की कोशिश कर रहा था। मतलब उसकी नीयत किस तरह की थी? गंदी नीयत थी उसकी, इस वजह से तो उसने यहाँ पे आया। आपने शिकायत की इसकी किसी? हाँ जी, मैंने शिकायत करी। तो क्या कहा अस्पताल वालों ने? किसी ने नहीं, मैंने उसको जो दूसरा गार्ड था मैंने उससे बात करी थी, तो उसने बताया था कि मैं भी बुलाता हूँ सबको, आप पहचानने की कोशिश करना। इस औरत की माने तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर रोशन की उन अश्लील हरकतों के बाद दोनों देवरानी जेठानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फौरन उसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से कर दी। लेकिन इसकी माने तो अस्पताल प्रशासन ने इनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। लिहाजा अस्पताल के लापरवाही भरे रवैये के बाद इन लोगों ने फौरन गाजियाबाद पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी। मामला दर्ज होने के बाद गाजियाबाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस ने जल्द ही रोशन नाम के उस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया, जिसने रात के अंधेरे में वेटिंग रूम में सो रही 2 महिलाओं के साथ की थी अश्लील हरकत। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में एबीपी न्यूज ने जब गाजियाबाद के नरेंद्र मोहन अस्पताल का पक्ष जानने की कोशिश की तो अस्पताल प्रशासन ने एबीपी संवाददाता को अस्पताल के अंदर तक दाखिल होने नहीं दिया। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट।